हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना और इसका लेक्चर नंबर 2 है बेटा। इसका क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट के अंदर हम कोसेल और ल्यूइस की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। इन कोसेल और ल्यूइस ने जो रासायनिक बंधन का सिद्धांत दिया उसके बारे में बात करेंगे। इसी बंधन को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में। यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा दो बातें और। एक होता है बेटा ल्यूइस प्रतीक। क्या होता है बेटा? ल्यूइस प्रतीक। और एक होता है हमारे पास ल्यूइस बिंदु संरचना। तो यहां पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम जिक्र करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बातें बताएंगे, लेकिन पार्ट फर्स्ट के अंदर डिटेल में बात होगी ल्यूइस प्रतीक के बारे में भी और ल्यूइस बिंदु संरचना के बारे में भी डिटेल में बात होने वाली है। और वहीं पर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल की हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे, उनकी ल्यूइस संरचना भी बनाएंगे और ल्यूइस प्रतीक भी बनाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहीं पर लेंगे, राइट बेटा? तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे रासायनिक बंधन का कोसेल ल्यूइस सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, राइट? आगे देखते हैं। दूसरा हम यहां पर सीखने वाले क्या है बेटा? हम क्या सीखने वाले हैं? हम यहां पर सीखेंगे, आज क्या सीखेंगे? अगर सवाल का जवाब दे तो हम यहां बात करेंगे रासायनिक बंध क्यों बनता है। हालांकि पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने रासायनिक बंध क्यों बनता है इसको डिटेल में समझाया था कि कारण क्या है रासायनिक आबंध बनने का, राइट? लेकिन चूंकि ल्यूइस का और जो कोसेल का सिद्धांत है, एक्चुअल में इन्होंने ही बताया था कि परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंध बनते हैं उस रासायनिक बंध को बताने वाले कौन है? ल्यूइस और कोसेल। और कब बताया था बेटा? 1916 में। कब बताया था बेटा? 1916 में। इसलिए हम बोलते हैं रासायनिक बंध का ये नींव थी, उस समय स्टार्टिंग थी बेटा, राइट? हाँ, तो यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि डेफिनेशंस के बारे में सब स्लाइड हमने लेक्चर फर्स्ट में बता दिया। दूसरा अष्टक नियम क्या है? वही तो था, रासायनिक बंध बनने का कारण ही क्या है? अष्टक नियम है ना? हर एटम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो कारण ही अष्टक नियम था। तो ये भी हमने पिछली बार लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था अष्टक नियम। यहां क्यों बात कर रहे हैं अष्टक नियम की? क्योंकि जो लुईस और कोसेल का सिद्धांत है वो अष्टक नियम के ऊपर ही आधारित है। इस पर बेटा अष्टक नियम के ऊपर ही आधारित है, इसलिए इसका भी थोड़ा सा हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। साथ में जो मेन बात रहेगी वो कोसेल ने क्या कहा। नो डाउट कोसेल ने कहा कि हर एक एटम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और इसी नियम को हम अष्टक का नियम कहते हैं। लेकिन वो जो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा वो किस तरीके से करेगा? तो कोसेल ने कहा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, समझ रहे हो बात को? आदान प्रदान से, यानी कि इसका मतलब है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए है और मेरा बी है। ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉन त्याग के ए प्लस में कन्वर्ट हुआ। बी ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो किस में कन्वर्ट हुआ? बी माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो फिर ए प्लस और बी माइनस, आप जानते हो प्लस और माइनस के बीच एक आकर्षण होता है। और हमने कहा था रासायनिक बंध है क्या? रासायनिक बंध है परमाणुओं के बीच आकर्षण। तो फिर वही बात आ गई कि ए प्लस और बी माइनस के बीच एक आकर्षण लगेगा, क्योंकि ये आकर्षण प्लस और माइनस के बीच है, इसलिए इसको कहेंगे आयनिक बंध। क्या कहेंगे बेटा? आयनिक बंध। तो कोसेल ने आयनिक बंध के बारे में बताया। कोसेल ने कहा कि हर एक एटम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं और कैसे करेगा, उसका फिनोमेना क्या होगा? तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसके बारे में आप सीखेंगे यहाँ पर। अच्छा, दूसरा हमारा लुईस ने क्या कहा। लुईस ने क्या कहा? क्योंकि हम कोसेल और लुईस का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो फिर हमें दोनों बात पता होनी चाहिए कि भाई कोसेल ने क्या कहा था और लुईस ने क्या कहा था। लुईस ने क्या कहा? लुईस ने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। परमाणुओं के बीच क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। साझेदारी होती है।
क्या होती है बेटा, रिपीट करो बात को, साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की, क्या होती है, साझेदारी होती है। यानी कि दो परमाणु है, इन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी होगी। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ये देगा, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, या दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जितने इलेक्ट्रॉन ये इसे देगा उतने इलेक्ट्रॉन ये इसे देगा। यानी कि अगर ए और बी के बीच हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो बी ने जितने इलेक्ट्रॉन ए को दिए उतने इलेक्ट्रॉन ए किसको देगा, बी को देगा। और इस प्रकार से जो इनके बीच बंध बनेगा वही बंध हमारा क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध। क्या कहलाएगा बेटा, सहसंयोजक बंध। तो हमारे पास लुईस ने तो सहसंयोजक बंध के बारे में बताया, जबकि कौशल ने आयनिक बंध के बारे में बताया। कौशल ने कहा दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बॉन्ड बनेगा, लुईस ने कहा दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उनके बीच कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। तो इन चीजों को हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। और क्या सीखेंगे बेटा, लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाए। लुईस बिंदु संरचना यानी कि जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखानी है, आदान प्रदान दिखाना है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखानी है, उसी को हम क्या कहने वाले हैं, लुईस बिंदु संरचना। तो वो भी बनाएंगे और साथ में हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है, ये सिद्धांत फेल क्यों हुआ, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं लुईस और कौशल का सिद्धांत, जिसे हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सी बात है, लुईस ने सन 1916 में बताया। लुईस ने क्या बताया बेटा, सन 1916 में बताया कि जो परमाणु के बीच है वो रासायनिक बंध कैसे बनते हैं और बनने का कारण क्या है। इन्होंने कहा कि जो परमाणु के बीच है ना, हर एक परमाणु अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, वो मतलब अपने भारी कक्षा का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसी नियम को अष्टक का नियम कहते हैं। तो यानी कि रासायनिक बनने का मेन कारण क्या है, अष्टक का नियम। अब ये दिमाग में कहां से आई बात कि भाई ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने देखा, हालांकि हमने लेक्चर फर्स्ट में बता दी थी ये बात, आप ध्यान से जरूर जाके लेक्चर फर्स्ट देखें, फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारे पास जो कुछ गैसें हैं बेटा, कुछ गैसें समझ रहे हो, जिन्हें हम अक्रिय गैस बोलते हैं, जिन्हें हम अक्रिय गैस बोलते हैं। इन्होंने देखा जो अक्रिय गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडो, ये कुछ गैस है किसी भी अदर गैस से, किसी भी अदर एटम से रिएक्ट नहीं करती, ये अकेली रहती है, नेचर के अंदर अकेली रहती है। जबकि इनको छोड़कर जितने भी परमाणु हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सबके सब एटम किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए, किसी ना किसी के साथ संयोग किए हुए हैं। इन्हें छोड़ के, अक्रिय गैसों को छोड़ के, ये किसी से क्रिया नहीं करती, ये अकेली है भाई। तो ये तो हमारे पास नेचर के अंदर सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनको छोड़कर बाकी कोई भी एटम सिंगल फॉर्म में, यानी कि अकेला नहीं रहता भाई, अकेला नहीं रहता इनको छोड़ के बाकी। अब ये अकेला रह रहे हैं तो क्या कारण है इनके अकेले रहने का, तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो जितनी भी अक्रिय गैस है इन सबके भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो बस दिमाग में आया कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो स्थायी होगा, और अगर स्थायी होगा तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्थायी होगा, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कहा गया जो अक्रिय गैस है वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखती हैं, क्योंकि उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि हर एक एटम अपने पास वाली अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहती है। हर एक एटम चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो अपने पास वाली अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, और जब वो अपने पास वाली अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगी तो वो स्थायी हो जाएगी। और स्थायी होने के कारण ही यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को या तो आदान प्रदान होगा, क्योंकि 8 करने उसे इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, कोई भी कंसेप्ट होगा। हर एक एटम अपने भारी कक्षा में कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, कोई भी तरीका हो।
लेकिन करेगा कितने 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों कर रहा है? क्योंकि अक्रिय गैस स्टेबल है, स्टेबल होने के लिए कर रहा है। हर कोई चाहता है स्टेबल हो, और स्टेबल होने के बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से खुद को स्टेबल करते हैं। कोई बिल्कुल जेन्युइन काम करके खुद को स्टेबल करते हैं, कोई 2 नंबर का काम करके खुद को स्टेबल करते हैं। हर कोई स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर यही खेल होगा बेटा, ध्यान से सुनो। अब थ्योरी को सुन लो पहले, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। सुनो बेटा थ्योरी। हाँ, सन 1916 में कोसेल और ल्यूइस नामक 2 वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के निर्माण की व्याख्या करने के लिए संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का विकास किया। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का विकास किया। अब ये जो संयोजकता है वो डिपेंड करती है परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो सुनो बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु की संयोजकताएं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित होती है। जो संयोजकताएं हैं बेटा, उनके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। मेरे पास ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, राइट। अब ये जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया था बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इस कक्षा को, ये जो बाहरी कक्षा, इसको हम कहते हैं संयोजी कक्षा। तो ये भी मेरे पास क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारे पास क्या है बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हर एक एटम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अभी तो बताया नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। करना कितने चाहेगा? 8। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। बस वही इसकी संयोजकता है, वही इसकी संयोजकता है कि वो जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन को गौर से देखो, ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, और अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। वो जो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसके क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने चाहिए? सिर्फ 2। 8 करने हैं ना, तो 6 है, 2 चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करेगी किसी की भी संयोजकता। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, यह सिद्धांत उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की निष्क्रियता पर आधारित है। अभी तो बताया, ये जो सिद्धांत है वो अक्रिय गैस पर डिपेंड करता है कि हर एक एटम अपने बाहरी कक्षा में क्या करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों के हैं। क्यों है भाई? अक्रिय गैस स्टेबल है, निष्क्रिय है, वो क्रिया नहीं करती। तो ये सिद्धांत जो है वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट बेटा। अब सुनो, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला बिंदु देखो बेटा, पहला पॉइंट देखो, कारण मैंने बता दिया कि भाई पहला पॉइंट क्या है कि अक्रिय गैस स्टेबल होती है। स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्थायी होगी। तो चेक करो बेटा, पहला, उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश पूर्ण, इनके बाहरी कोश में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। किसे छोड़कर बेटा? हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अतः इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिस कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? स्थायी होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हमने आपको यहां पर दिखा दिया बेटा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैसों जिनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर मैं नियॉन पे गया तो मुझे 8 जोड़ना है बेटा। फिर जब नियॉन से मैं इस पे जाऊंगा फिर 8 जोड़ना है, फिर इस पे जाऊंगा तो मुझे 18 जोड़ना है, फिर इस पे जाऊंगा तो बेटा फिर 18 जोड़ना है, फिर इस पे जाऊंगा तो 54 जोड़ना है, 32 जोड़ना है। इस तरीके से बेटा 8 8 8 8 18 18 32, इस तरीके से मैं किसी भी गैस का ग्रुप के अंदर, जब कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो अगर मुझे एक का एटॉमिक नंबर पता है तो मैं ऐड करके दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर, तीसरे का एटॉमिक नंबर बता सकता हूं। जैसे हीलियम का 2 है,
8 जोड़ो 10 हो जाएगा, 8 जोड़ो 18 हो जाएगा, 18 जोड़ो 36 हो जाएगा, 36 में 18 जोड़ो 54 हो जाएगा, 54 में 32 जोड़ो 86 हो जाएगा। राइट, इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं। अब सुनो बेटा, अच्छा सुनने वाली बात है। जब मैं हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था किसके अंदर, परमाणु संरचना के अंदर। हाँ, तो वो लेक्चर देख लेना बेटा। अच्छा, नियॉन, जब आपने इसमें 8 जोड़ा तो वो 8 कहां गया होगा, 10 हो गया होगा, तो दूसरी कक्षा में गया होगा बेटा, 2 8, तो नियॉन का 2 8 हो गया। फिर हमारे पास फिर 10, आपने फिर 8 जोड़ा तो अब मेरे पास जो आर्गन आया वो 18 आया, 10 और 8 18, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 8 हो गया बेटा। फिर आपने 18 जोड़ा तो क्रिप्टन 36 हो गया बेटा, फिर 18 जोड़ने से क्या हो गया 36, तो 2 8। अब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको खिसका दूंगा, तो 18 8, 18 8 खिसका दिया मैंने। तीसरी कक्षा में 18 आते हैं ना बेटा, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 आते हैं ना, इसलिए मैंने खिसका दिया। फिर से मुझे क्या करना है, जीनोन, फिर से मुझे बेटा क्या करना है, 18 जोड़ने 54 हो जाएगा। तो अब फिर से क्या होगा, 2 8 खिसकाऊंगा मैं, तो 18 18 8 खिसका दिया, शिफ्ट कर दिया। अब मुझे 32 जोड़ने हैं रेडोन में, जैसे 32 जोड़ूंगा तो 86 आ जाएगा, क्योंकि 2 6 और 5 और 3 8। अब 32 जोड़े तो चौथी कक्षा में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे चौथी कक्षा से खिसकाना है यहां से, तो यहां जाएंगे 32, फिर 18 और फिर 8। तो आप देख सकते हो जो नोबल गैस है इन सबके भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसे छोड़कर, हीलियम को छोड़कर सबके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये माना जाएगा कि जिसके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसलिए हमारे पास जितनी भी अक्रिय गैस है इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। किसे छोड़ के बेटा, हीलियम को छोड़ के। तो हर एक एटम अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, अस्टक का नियम बोलते हैं। जो तत्व अपनी भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है वो किसे फॉलो करता है, डुबलेट लॉ को फॉलो करता है। ऐसे कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये अपने भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे बेटा, 2। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे। ये अपने भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहिए, तो ये डुबलेट लॉ को फॉलो करते हैं। और ये ऑक्टेट, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब किसको फॉलो करते हैं बेटा, अष्टक नियम को। अष्टक नियम के कुछ अपवाद भी हैं, हमने आपको बताया था उसके अपवाद भी, तो और डिटेल में बात कर लेंगे अपवाद में। अभी तो फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा नोबल गैस के बारे में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जिन तत्वों के भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो स्थायी नहीं होगा, और जो जिसके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो अपनी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जिन तत्वों के पास स्थायी विन्यास मतलब जिनके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वही तो होगा ना बेटा। तो जिन तत्वों के पास स्थायी विन्यास नहीं होता है, स्थायी विन्यास कब नहीं होगा, जब इनके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो वह अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो वे तत्व क्या करेंगे, अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहेंगे। अब कैसे प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमने बताया तीसरा पॉइंट, कैसे, उत्कृष्ट गैसों के समान संरचना प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो उत्कृष्ट गैसों के समान अपनी संरचना प्राप्त करेंगे। संरचना का मतलब है कि वो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे, मतलब वो भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। सिंपल सी बात। प्राप्त करने के लिए आबंध सामान्यतः निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं, यानी कि जब वो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे तो उन परमाणुओं के बीच जो आबंध बनेंगे वो निम्न प्रकार से बनेंगे। पहला मैं बता चुका हूं कौशल के अनुसार, कौशल ने बताया था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कि जब बंध बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे तो क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, क्योंकि वह अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, मजा आएगा, ध्यान सुनो। NaCl का एग्जाम्पल, NaCl के एग्जाम्पल में हमने कहा Na का परमाणु क्रमांक होता है 11,
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। सीएल, सीएल का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 बचे 7, वो तीसरी कक्षा में 7 आ गए। अब यहां पर एक Na है और एक Cl है। Na 2 8, एक Cl 2 8 7। अब जो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एटम के ऊपर डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। इसे बोलते हैं लुईस प्रतीक। इसे क्या बोलते हैं? लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। जो परमाणु है, परमाणु के भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को डॉट से प्रदर्शित करते हैं परमाणु के ऊपर। उतने ही डॉट लगाते हैं परमाणु के ऊपर, और वही क्या कहलाएगा? लुईस प्रतीक कहलाएगा। जैसे सोडियम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो एक डॉट लगा दो। एक ही तो है भारी कक्षा में बेटा। Cl के भारी कक्षा में कितने हैं? 7, तो 7 डॉट लगानी है मुझे। कितनी? 7। अब मैं थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूं। डॉट आप ऐसे भी लगा सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग दिखा देंगे बेटा। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा अलग अलग दिखा रहा हूं। 7 दिखाने 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब आप जानते हो हर एक एटम अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। हर एक एटम। सोडियम अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। सोडियम अपनी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 8। दो पॉसिबिलिटी है 8 करने की। या तो ये अपनी भारी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इसके 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे सोडियम। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2 8 8 बच जाएंगे भारी कक्षा। मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, अगर ये वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भारी कक्षा में, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा बेटा तो 8 बच जाएंगे। अगर ये त्याग दे, अगर ये त्याग दे। दूसरी बात, Cl के 7 अच्छा दूसरा केस क्या है कि इसे 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। भाई दूसरा कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसे। अगर कोई से 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर भी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब थोड़ा इन दोनों बताओ आसान बात कौन सी है? क्या कोई एटम 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। ना तो कोई देगा ही, ना कोई ग्रहण कर पाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर पा सकता, ना कोई देगा ना ग्रहण कर पाएगा। इसलिए आसान कंडीशन है कि वो अपनी भारी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। आसान कंडीशन ये है कि अपनी भारी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। सेम बात, जब ये अपनी भारी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है? Cl को, क्योंकि Cl भी 8 करना चाहता है। इसके भारी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 7 है ना बेटा? 7 है, करने कितने? 8, तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्याग दिया, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा? Cl ग्रहण कर लेगा। कौन? Cl। अब सुनो बेटा क्या हुआ। जैसे ही सोडियम ने अपने भारी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, दान कर दिया, और Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो यहां आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। जिस कारण जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पे आया प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के त्यागने से प्लस आता है। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे एक प्लस आ गया बेटा। Cl ने जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो Cl पाया माइनस। Cl पे क्या है बेटा? माइनस। Cl पे आ गया माइनस। अब यहां पर अगर देखें तो इसके भारी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक त्याग दिया तो 2 8 बचे, और इसके भारी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक ग्रहण कर लिया तो 8। अब दोनों स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए, क्योंकि दोनों के भारी कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? अब होगा इस पे प्लस और इस पे माइनस, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन लगेगा, और इसी अट्रैक्शन के कारण ये एक बंध से जुड़ेंगे, और इसी बंध को हमने क्या नाम दिया बेटा? आयनिक बंध या फिर वैद्युत संयोजक बंध। आयनिक बंध या फिर वैद्युत संयोजक बंध। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाते हैं। और ये जो अष्टक कंप्लीट हो रहा है, इस बात को किसने बताया था? कोसेल ने बताया था। तो आयनिक बॉन्ड यानी कि जो आयनिक एटम है वो अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा? कोसेल के अकॉर्डिंग। तो अब सुनो बेटा, कोसेल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा उत्कृष्ट गैसों के समान संरचना प्राप्त करना, जिसके फलस्वरूप
तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अथवा 2, 8 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, रह जाए, 2 हो जाए, 8 या 2 हो जाए, इस प्रकार के आबंध को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल आपका NaCl का आ गया। Na के भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl के 7 थे, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तो सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण त्यागने से प्लस आता है, ग्रहण करने से माइनस आता है, तो प्लस और माइनस के बीच आकर्षण लगा और इसी आकर्षण को हमने क्या नाम दिया? वैद्युत संयोजक आबंध या फिर आयनिक आबंध कहा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो सोडियम ने भी 8 कर लिया और Cl ने भी 8 कर लिया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते पार्ट देखें बेटा, लुईस वाला कंसेप्ट। अब लुईस का भी मैं आपको समझा चुका हूं। लुईस ने क्या कहा था कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यानी कि जो परमाणु अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके करेगा, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से उनके बीच जो बंध बनेगा उसको कहेंगे सहसंयोजक आबंध। तो यहीं पर देख सकते हो, परमाणु अपनी भारी कक्षा में उपस्थित एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के भारी कक्षा में उपस्थित एक या अधिक इलेक्ट्रॉन से साझा करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार के आबंध को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक आबंध कहते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो क्लोरीन का, Cl2 का। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ये Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, अभी हमने देखा था, तो परमाणु क्रमांक 2, 8, 7। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा Cl और ये मेरा Cl, दोनों के भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के भारी कक्षा में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके भी 7 ही होगा बेटा, तो यहां पर दिखा सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यहां पर क्या होगा? इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करा जाए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो त्यागने से तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, बल्कि इसमें तो 6 रह जाएंगे, करने से 8। तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है बेटा। अच्छा, ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा लुईस प्रतीक। क्या लिखा बेटा? लुईस प्रतीक। अगले लेक्चर में यही समझाना है आपको। ये लुईस प्रतीक है, ये भी लुईस प्रतीक है Cl का। अगले लेक्चर में मैं यही समझाऊंगा, बेफिक्र रहे आप। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो साझेदारी देखो बेटा, ये वाला जो Cl है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस Cl से, और ये वाला Cl भी इस वाले Cl से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों के बीच देखो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इस Cl ने से 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस Cl ने से 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, क्योंकि दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। ध्यान सुनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 7 8, ऐसे ही Cl ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए भी काउंट होंगे और इसके लिए भी काउंट होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए काउंट होंगे तो 6 और 2 8, इसके लिए भी काउंट होंगे 6 और 2 8। तो दोनों के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस प्रकार के बंध को हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, जिन परमाणुओं के बीच जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी उनके बीच उतना ही बंध बनेगा, यानी कि उतना ही डैश लगाओगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है? Cl और Cl के बीच एक डैश लगा देंगे, Cl और Cl के बीच, और इस प्रकार के बंध को हमने क्या नाम दिया बेटा? सहसंयोजक बंध। क्या नाम दिया? सहसंयोजक बंध। इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बंध। यही है हमारे पास लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना, यही है हमारे पास लुईस बिंदु संरचना, राइट? लुईस बिंदु संरचना आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए इनके बीच जो बंध बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसी को सहसंयोजक बंध बोल रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर सहसंयोजक जो बंध है वो मेनी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो आप देख सकते हो, जब परमाणुओं के बीच केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जब परमाणुओं के बीच केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो उस प्रकार जो बंध बनेगा उसे कहेंगे हम सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। एग्जाम्पल में आपके ले लेते हैं हम HCl का ले लेते हैं।
अब H का परमाणु क्रमांक होता है 1, भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। Cl का होता है 17, तो 2 8 7। चेक करो बेटा, लुईस प्रतीक जब आप बनाओगे H के भारी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा भाई साहब। Cl के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? Cl के हैं 7। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है। ये स्टेबल होगा, ये अक्रिय गैस कौन सी लेगा? हीलियम। मैंने बताया ना, हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, मतलब वो अपने भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, जबकि हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम इनको छोड़कर बाकी सब एटम अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो Cl से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके भारी कक्षा में 2 हो गए। अब Cl को भी तो 8 करने हैं, तो Cl किससे लेगा? हाइड्रोजन से लेगा, तो ये भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और 1-1 इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी हो गई तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक डैश लगा दोगे H और Cl के बीच, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, इसलिए एक डैश लगा। राइट बेटा, समझ में आ गई होगी। आगे बात, दूसरी बात, डबल बॉन्ड द्विबंध। द्विबंध कब बनेगा बेटा? जब परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ध्यान सुनो, जब परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो उस समय कौन सा बंध बनेगा? द्विबंध बनेगा। जैसे ऑक्सीजन O2, एग्जाम्पल ले लेते हैं O2। अब O2 में अगर आप देखोगे O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 6, पहली कक्षा में 2, बाकी 6 बचे, तो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी मेरे पास ऑक्सीजन है और ये भी मेरे पास ऑक्सीजन है, दोनों के ही भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6-6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। राइट, समझ में आ रही होगी बात इतनी। अब दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसे भी भाई साहब को भी अपने भारी कक्षा में 8 करने, इसे भी भारी कक्षा में 8 करने। तो दोनों क्या करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन इसे दे देगा, वो वाला ऑक्सीजन इसे दे देगा। तो ध्यान सुनो बेटा, इस ऑक्सीजन ने से 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। चेक कर सकते हो। तो इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। भाई 4 तो ये हो गए, 4 ही हो गए, 8 हो गए, इसमें भी 4 ही हो गए, 4 ही हो गए, 8 हो गए। जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में काउंट होंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों में काउंट होंगे। जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए भाई ए और बी मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है। अब इन्होंने 50,000 इसने दिया और 50,000 इसने दिए, 50,000 इन्होंने दिए। अब 1 लाख का बिजनेस तैयार हुआ। कितने का भाई? 1 लाख का। अब वो जो 1 लाख का बिजनेस है वो दोनों के लिए तो होगा, इसके लिए भी 1 लाख का हो गया और इसके लिए भी 1 लाख का हो गया। ऐसे नहीं कि बी के लिए 1 लाख का हुआ या फिर ए के लिए 1 लाख का हुआ, दोनों के लिए हो गया। तो ऐसे ही बेटा जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के लिए काउंट होंगे, इसके लिए भी काउंट होंगे और इसके लिए भी काउंट होंगे। जैसे ये 1 लाख रुपए बी के लिए भी काउंट हो रहा है और ए के लिए भी काउंट हो रहा है। 1 लाख रुपए दिए 50, लेकिन जो साझेदारी वाले रुपया है वो दोनों के लिए काउंट होगा। सेम बात यहां पर ऐसे ही है कि ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी। कितने साझेदारी के? 2 और 2 4, तो 4 इसके लिए भी काउंट होंगे, तो 2 2 4 और 4 8, ऐसे 4 इसके लिए भी काउंट होंगे, 2 2 4 और 4 8, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इनके बीच क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध बनेगा। 2 डैश लगा दो। राइट, ऐसे ही बेटा हम पर ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, त्रिबंध। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच जो बंध बनेगा उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो N2 का, N2 का एग्जांपल ले सकते हो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है बेटा, 2 5। अब दोनों नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन। इसके भारी कक्षा में बेटा हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 5, तो 3 यहां रख दूंगा, 1 2 3 4 और 1 5, 3 यहां रख दूंगा, 1 2 3 4 और 1 5। अब हर एक एटम को स्टेबल होना है तो इसे भी 3 चाहिए और इसे भी 3 चाहिए, क्योंकि 5 है ना बेटा, तो इसे भी 3 चाहिए और इसे भी 3 चाहिए। इसलिए यहां पर दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे? आपस में साझेदारी कर लेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉन। ये वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होंगे और इस वाले नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होंगे। तो 6 और 2 8, ऐसे 6 और 2 8। राइट, अब यहां पर चूंकि 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 डैश लगा दो, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे।
तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पर 3 डैश लगा दी, जैसे हमने क्या कहा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते सी देखो, अब सी बेटा, सी क्या कहता है, ध्यान सुनो। सी क्या कहता है, सन 1923 में लोरी और सिडविक ने, 1923 के अंदर लोरी और सिडविक ने सहसंयोजन का एक, यानी कि जो हमने सहसंयोजक बंद पढ़ा है ना, इसी का सहसंयोजन का एक अन्य प्रकार बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि केवल एक परमाणु साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, लेकिन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कोई एक ही देगा। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कोई एक ही देगा। मान लीजिए आप किसी होटल पे गए, ए और बी दो बंदे हैं, ये किसी होटल पे गए, 400 का बिल आया। कितने का? 400 का। अब इन्होंने क्या करा, एक तो कंडीशन ये है कि 200 200 इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली, साझेदारी कर ली, 200 200 200 इन्हें दिए, 200 भी इन्हें दिए। इस तरह के बंद को तो हमने कहा सहसंयोजक बंद, क्योंकि बराबर की साझेदारी हो रही है। अब यहां पर एक ऐसा भी केस हुआ कि क्या हुआ, 400 के 400 बी ने पे कर दिए या ए ने पे कर दिए, दोनों में से किसी एक ने पे कर दिए, दोनों में से किसी एक ने पे कर दिए, तो ये एक स्पेशल बॉन्डिंग हो गई। यहां पर यही समझ जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, केवल एक परमाणु, जो अकेला परमाणु होगा, वो साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। यानी कि साझेदारी तो दो परमाणुओं के बीच होगी, लेकिन दोनों में से कोई एक परमाणु ही साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा। इस विशेष प्रकार के आबंध को हम क्या नाम देंगे? उपसह संयोजक आबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार के आबंध को हम क्या कहेंगे? उपसह संयोजक आबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, कि जब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाए तो इस प्रकार के आबंध को उपसह संयोजक आबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहां पर NH4+। अब बेटा यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। हाइड्रोजन का 1 है, हमारी कक्षा में 1 ही होगा। अब यहां पर बेटा क्या होगा, एक H पे प्लस भी होगा, क्योंकि NH4 है, NH4+ है, तो एक हाइड्रोजन पे प्लस होगा, और जिस हाइड्रोजन पे प्लस होगा उसके भारी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भाई साहब के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वही उसने त्याग दिया। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक H पे प्लस था तो वही उसने त्याग दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। अब H+ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ध्यान सुनो बेटा, मेरे पास नाइट्रोजन है, ये रहा, और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब जिसके ऊपर प्लस चार्ज है मतलब उसके भारी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर बना लेता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसके भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक है और इसके भी एक, इसके एक भी नहीं है क्योंकि इसके पास है ही नहीं, जो था वही त्याग दिया बेटा, ठीक है, जो था वही त्याग दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। तो 1 2 3 4 5। अब हर एक को स्टेबल होना है, और स्टेबल होने की कंडीशन ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी तत्व अपनी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। किसे छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। तो चलिए हाइड्रोजन कितने करेगा? 2। एक है, एक किससे ले लेगा? नाइट्रोजन से। एक है, एक किससे ले लेगा? नाइट्रोजन से। एक है, एक किससे ले लेगा? नाइट्रोजन से। इसके पास तो एक भी नहीं है, इसे कितने करने हैं? 2 करने हैं। एक भी नहीं है तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और वो किससे लेगा बेटा? नाइट्रोजन से लेगा। इसके पास नाइट्रोजन ही तो है, तो ये जो H+ है वो नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए। इसके पास एक भी नहीं था। अब नाइट्रोजन, ध्यान सुनो बेटा, नाइट्रोजन के भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ये रहे, साफ साफ दिख रहे हैं। इसे 3 चाहिए, कितने चाहिए? 3। अब 3 कैसे लेगा? एक इसे दिया है, इससे ले लेगा, एक इसे दिया है, इससे ले लेगा, एक इसे दिया है, इससे ले लेगा। इस पे तो है ही नहीं बेचारे पे, इन तीनों से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, इस पे तो है ही नहीं।
अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनो, ध्यान सुनो, ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है तो 2, ये भी साझेदारी के हैं तो 2 और 2 4, ये भी साझेदारी के 2 और 2 4 और 2 6, और ये भी साझेदारी के हैं 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन के भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे देखो, ये साझेदारी के हैं तो 2 हो गए। इसे देखो, ये दोनों साझेदारी के हैं तो 2, ये दोनों साझेदारी के हैं तो 2। हर एक एटम स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल और नाइट्रोजन भी स्टेबल। अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच की शेयरिंग, यहां हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन से 1 लिया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहां हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन से 1 लिया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यहां हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। बट यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, नाइट्रोजन को दिए नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहाँ जो शेयरिंग हो रही है, यहाँ जो साझेदारी हो रही है, वो एक ही परमाणु के द्वारा हो रही है। यहाँ पर जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक ही परमाणु डोनेट कर रहा है, और वो कौन कर रहा है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही तो दे रहा है। तो इस प्रकार के बंध को हम क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक आबंध। तो अब चेक करो बेटा क्या हुआ है। ये लुईस बिंदु संरचना है, लुईस बिंदु संरचना। चलिए देखते हैं बेटा क्या हुआ। यहाँ नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ भी 1 की साझेदारी सिंगल, यहाँ भी 1 की साझेदारी हो रही सिंगल। लेकिन यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो कौन सा बंध बना है? उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध को डिनोट करते हैं तीर से। इसे डिनोट करते हैं बेटा तीर से, और तीर का जो नुकीला सिरा होता है वो उस परमाणु की ओर होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है बेटा? हाइड्रोजन। इसलिए नुकीला सिरा H+ की ओर कर दिया। ये है हमारे पास इसका एग्जाम्पल। ये हमारा उपसह संयोजक बंध हो गया और ये हमारे सह संयोजक बंध हो गए। तो आई होप कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्या लिमिटेशंस ऑफ संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब बात करते हैं संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की सीमा। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की सीमाओं में पहला पॉइंट है आणविक आकार नहीं बता सकता। यहाँ पर जो हमारे पास संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो मॉलिक्यूल का आणविक आकार नहीं बता पाता। कैसे? कि भाई H2O तो कोणीय होता है और CO2 हमारा कैसा होता है? रेखीय होता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये इस बात को नहीं बता पाया कि भाई H2O कोणीय है जबकि CO2 रेखीय है, तो ऐसा क्यों है? ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी बात, ये चुंबकीय गुण नहीं बता सकता। हमारे पास जो O2 अणु है वो अणु चुंबकीय होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, जबकि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये चुंबकीय गुण नहीं बता सकता बेटा। तीसरी बात, बंध की ऊर्जा और बंध लंबाई नहीं बता सकता। भाई मान लीजिए Cl और Cl के बीच भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, H और H के बीच भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा बंध लंबा होगा? किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? ये यहाँ तो आपको सेम दिख रहा है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, सेम बॉन्ड दिख रहा है, जबकि ये सेम बॉन्ड नहीं है। इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी अलग है, जो लंबाई है वो भी अलग है, और इनकी ऊर्जा भी अलग है, अलग अलग बॉन्ड है। तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती थ्योरी। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। इन्हीं लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए और थ्योरी आई, जैसे एमओटी थ्योरी आई, वेस्पर थ्योरी है जो हमने इस पहले लेक्चर में देखा था, तो और थ्योरी आई इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा भाई परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनते हैं। बंध क्यों बनते हैं? तो परमाणु जो है वो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए बंध बनाते हैं, यानी कि अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन करने का तरीका है क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी कि आयनिक बंध बनता है, या फिर क्या होता है बेटा? साझा करना, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, जिससे क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। राइट। और यही था रासायनिक आबंध की जो नींव, यही से स्टार्ट हुआ कि एटमों के बीच बंध क्यों बनते हैं। यही सबसे पहली थ्योरी थी जो बताती थी कि परमाणु के बीच आबंध क्यों बनते हैं। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने पूरा लेक्चर देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय बताएं बेटा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।